हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी आरओ प्रीलिम्स एग्जाम 2024 में पूछे जा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेक्टेड प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल, वहाँ प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में पूछे गए प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें ताकि यूपीपीएससी आरओ के पीटी एग्जाम में आप लोग अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन से अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं, विदेशियों को नहीं। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अब चलिए एक स्टॉप हाइट में चलते हैं जहां से बहुत सारे क्वेश्चन हमारे एक साथ क्लियर होंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत का संविधान भारतीय नागरिकों को निम्नलिखित अधिकार प्रदान करता है लेकिन विदेशियों को नहीं। आप पॉइंट के जरिए देखेंगे इनको। ये सारे क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के कूट में दिए जाते हैं, सुमेलित करने के लिए दिए जाते हैं, वहाँ छांटने में भी दिए जाते हैं। फंडामेंटल राइट्स आप लोगों का मूल अधिकार मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोग जानते हैं। चलिए दोस्तों, पहला पॉइंट है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता, जो कि अनुच्छेद 16 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में है वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सम्मेलन, संचरण, निवास एवं व्यवसाय की स्वतंत्रता, जो कि अनुच्छेद 19 के अंतर्गत आता है। धर्म, मूल वंश, जात, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेद करने के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 15 के अंतर्गत आता है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19, 29 और 30 के अंतर्गत आता है। उसके बाद में लोकसभा और राज्य विधानसभा में मतदान करने का अधिकार, संसद एवं राज्य विधानमंडल की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ने का अधिकार, अन्य सार्वजनिक पद पर विदेशियों को नहीं रखा जा सकता, जैसे कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यों के राज्यपाल, भारत के महान्यायवादी एवं महाधिवक्ता की योग्यता रखने के अधिकार। ये सारे प्रावधान है दोस्तों जो कि केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं लेकिन विदेशियों को नहीं। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा कंसेप्ट आप लोगों को अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। अब जैसे भी क्वेश्चंस यहाँ से घुमा के पूछे जाते हैं आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 5 से 11 तक। अब थोड़ा सा नोट देखेंगे, भारतीय संविधान में नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक है, जो कि संविधान का भाग 2 है। क्या है? भाग 2 है। ये भी क्लियर रहेंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित काम से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा निम्नलिखित काम से किसी भारतीय नागरिक की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। पहला पॉइंट है यदि नागरिकता फर्जी तरीके से प्राप्त की गई हो। उसके बाद में है यदि नागरिक से ने संविधान के प्रति अनादर जताया हो। नेक्स्ट है यदि नागरिक सामान्य रूप से भारत के बाहर 7 वर्षों से रह रहा हो। ये सारे पॉइंट दोस्तों आप लोग जानते हैं कॉन्सेप्ट के जरिए आपके एग्जाम्स में दिए जाते हैं, और ये कि कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर हो तो आप दोस्तों वहाँ पे एनालाइज करके अपने आंसर निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट है यदि नागरिक ने युद्ध के दौरान शत्रु के साथ गैर कानूनी रूप से संबंध स्थापित किया हो या उसने कोई राष्ट्र विरोधी सूचना दी हो। लास्ट पॉइंट है पंजीकरण या प्राकृतिक नागरिकता के 5 वर्ष के दौरान नागरिक को किसी देश में 2 वर्ष की कैद हुई हो। तो ये सारे प्रावधान है दोस्तों जो करने से किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त की जा सकती है। ध्यान रखेंगे, नागरिकता संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 में है, जो कि संविधान का भाग 2 है। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे। 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। देखिएगा दोस्तों, हम लोग यहाँ पे केवल यूपीपीएससी आरओ के बारे में बात करेंगे क्योंकि यहाँ पे हम लोग इसका प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है जीएस, जिसके 140 क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाएंगे, सामान्य हिंदी 6 चैप्टर के 60 क्वेश्चन, इनके पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए अच्छी तरह से कंप्लीट किया गया। पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सएप नंबर आप लोगों के सामने है। कम से कम समय में आपके प्रिपरेशन को अच्छे ढंग से क्लियर करवा सकता है दोस्तों। एग्जाम के समय में लाया गया है, पूरी तरह से सब कुछ अपडेटेड है। तो अगर आप इनके कंप्लीट है तो अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो दोस्तों आप पीडीएफ ले सकते हैं। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बाकी हमारा एसएससी जीडी, बिहार एसएससी और यूपी पुलिस कांस्टेबल का लगा हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी निर्धारित है? करेक्ट आंसर होगा 35 वर्ष। कितना? 35 वर्ष। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, जहां जहां से दोस्तों क्वेश्चंस बनते हैं ध्यान देंगे। अगर ये कि कॉन्सेप्ट इसमें से क्लियर होता है दोस्तों, तो कॉन्सेप्ट हम लोग कॉमन सेंस लगा के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। इस दृष्टि को इसमें दोस्तों पूरी तरह से शामिल किया गया है, ताकि आप पूरी तरह से दोस्तों हर कॉन्सेप्ट से क्लियर रहें। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारा, राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए व्यक्ति के पास निम्नलिखित अर्हताओं का होना आवश्यक है। पहला हुआ राज्य का नागरिक हो, दूसरा हुआ 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, उसके बाद में लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की अर्हता रखता हो। ध्यान दीजिएगा, राज्यसभा का नहीं, लोकसभा का पूछा जा रहा है। उसके बाद वह केंद्र सरकार या किसी राज्य सरकार में कोई लाभ के पद पर ना हो। लास्ट पॉइंट है, वह किसी स्थानीय प्राधिकरण में अथवा किसी सार्वजनिक प्राधिकरण में किसी लाभ के पद पर ना हो। तो ये सारे दोस्तों प्रावधान है ये राष्ट्रपति पद के अर्हता के लिए। थोड़ा सा नोट देखेंगे दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन बन जाता है। भारत का राष्ट्रपति, भारत का उपराष्ट्रपति, राज्य का राज्यपाल, केंद्र अथवा राज्य के मंत्री का पद भारत में लाभ का पद नहीं माना जाता। भारतीय संविधान में लाभ के पद को परिभाषित नहीं किया गया है। ये भी क्वेश्चन बार बार कॉन्सेप्ट के जरिए पूछा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों करंट से आया, क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। क्वेश्चन है, महिला आरक्षण बिल 2023 को लोकसभा में किसने पेश किया? करेक्ट आंसर होगा अर्जुन राम मेघवाल ने। किसने? अर्जुन राम मेघवाल ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, सबसे पहले थोड़ा सा इसके हिस्ट्री के बारे में जाते हैं, इतिहास के बारे में समझिएगा। HD देवगौड़ा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को इस बिल को संसद में पेश किया था, लेकिन पारित नहीं हो सका था। यह बिल उस समय दोस्तों 81वें संविधान संशोधन विधेयक के रूप में पेश हुआ था। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा सकता है। अब देखेंगे अपडेटेड जो है, नई संसद भवन में लोकसभा की कार्यवाही के दौरान विधि एवं न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में 128वां संशोधन विधेयक 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम पेश किया। तो ध्यान रखेंगे, अब ये कौन सा संशोधन था? 128वां था, और इसका वास्तविक नाम क्या है महिला आरक्षण बिल का? तो दोस्तों नारी शक्ति वंदन अधिनियम। अगला पॉइंट देखेंगे, इस बिल के तहत लोकसभा और राज्य की विधानसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित होंगी। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हम लोग, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? मोस्ट वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन डालने का कुछ अर्थ है दोस्तों, ताकि वो टॉपिक वहीं पे पूरी तरह से क्लियर हो जाए हमारा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक्स हैं। क्वेश्चन है, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? करेक्ट आंसर होगा 7 मूल अधिकार थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। अब चलिए दोस्तों, ये डाला कि हुआ है क्वेश्चन, ये अब आप लोग समझेंगे इन कॉन्सेप्ट को देख के। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, मूल संविधान में मूल अधिकारों की संख्या 7 थी। पहला था समता या समानता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक है। उसके बाद है दोस्तों स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 19 से 22 तक है। नेक्स्ट है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि अनुच्छेद 23 व 24 में है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 में है। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार, जो कि अनुच्छेद 29 और 30 में है। 5 दोस्तों यहाँ पे हमारा छठा मूल अधिकार हुआ करता था संपत्ति का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 31 में था। और लास्ट है हमारा दोस्तों अब अपडेटेड छठवां मूल अधिकार संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 32 से लेकर 35 तक है। उम्मीद करते हैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गएंगे। थोड़ा सा नोट देख लेंगे दोस्तों, ताकि ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो सके। ध्यान देंगे आप लोग, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा था कि वर्तमान में संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो एक विधिक अधिकार है यानी कि कानूनी अधिकार है। आगे देखिएगा, और संविधान के भाग 12 के अनुच्छेद 300 का में जो डाल दिया गया, ये भी ध्यान रखेंगे। वर्तमान में मूल अधिकारों की संख्या 6 है, हम सभी लोग जानते हैं। आगे चलते हैं, PDF ये हमारा लगा हो दोस्तों, बिहार SSC SSC GD, यूपी पुलिस कांस्टेबल और यूपी PSC RO का। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, मकर रेखा विश्व के कितने देशों के साथ गुजरती है? तो टोटल 10 देशों के साथ होकर ये गुजरती है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे, मकर रेखा विश्व के कितने देशों के साथ होकर गुजरती है? 10 देशों के साथ। अब चलिए एक साथ इनको क्लियर कीजिएगा दोस्तों। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे आप लोग हमारा, मकर रेखा वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध में भूमध्य रेखा के समानांतर 23 डिग्री 26 मिनट 22 सेकेंड दक्षिणी अक्षांश गलों पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई। पश्चिम से पूर्व NCERT से कॉन्सेप्ट उठाया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर लंबवत होता है, आप लोग जानते हैं, इसे मकर संक्रांति कहते हैं।
इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अब चलिए उस 8-10 देशों के नाम देखते हैं जहां जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है। ध्यान देंगे, मकर रेखा विश्व के 10 देशों से होकर गुजरती है। ध्यान दीजिएगा, पश्चिम से पूर्व खींची गई है। सबसे पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, दक्षिण अफ्रीका, बोत्सवाना, नामीबिया, ब्राजील, प्राग्वे, अर्जेंटीना और चिली, ये वो 10 देश हैं जहां से होकर मकर रेखा गुजरती है। ऐसे क्वेश्चन ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को कंट्रीज के नाम आने चाहिए। इतनी डीपली तो कम से कम प्रिपरेशन करनी ही चाहिए ऐसे वैकेंसी के लिए। आप लोग जानते हैं अच्छी खासी वैकेंसी है। एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, अगर हमारे मिस हो जाते हैं या फिर गलत हो जाते हैं तो पूरी तरह से दोस्तों आप लोग यहाँ पे प्रिपरेशन रखने का प्रयास करें। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा हमारा दोस्तों, क्या रखा गया है, पारिस्थितिकी तंत्र में पेड़ पौधे किस श्रेणी में आते हैं। करेक्ट आंसर होगा प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ये क्या होते हैं, प्राथमिक उत्पादक होते हैं। अब ये क्वेश्चन डाला किया गया क्यों गया दोस्तों, ये आप लोग कॉन्सेप्ट से समझेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते रहते हैं, ध्यान दीजिएगा। पारिस्थितिकी तंत्र सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा पर निर्भर करता है। पहला कॉन्सेप्ट, सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जा को पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं, इसलिए पेड़ पौधों को प्राथमिक उत्पादक कहा जाता है। प्राथमिक उपभोक्ता वही जीव जंतु होते हैं जो हरे पौधों को खाकर अपने जीवन का यानी अपना भोजन प्राप्त करते हैं। ये शाकाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए खरगोश हो गया, गाय हो गया, बकरी हो गया, घोड़ा हो गया, हाथी हो गया, जिराफ हो गया, ये सारे जीव जंतु इसमें आते हैं। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट देखेंगे, द्वितीय श्रेणी के उपभोक्ता में वही जीव जंतु आते हैं जो प्राथमिक श्रेणी के उपभोक्ता को खाकर अपने जीवन का निर्वाह करते हैं। ये मांसाहारी होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे शेर, चीता, चीजें, ये जीव जंतु आप लोग ले सकते हैं। लास्ट पॉइंट है, जो मंडल में ऊर्जा का संचार एक दिशीय होता है। ये कॉन्सेप्ट बार बार पूछा जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। काफी दोस्तों हम पूरी तरह से यहाँ पे एनालाइज करके चल रहे हैं ताकि कैसे भी क्वेश्चन बने तो आप लोग क्लियर रहें। अगला क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन होता है। करेक्ट आंसर होगा भारत का प्रधानमंत्री। कौन होता है, भारत का प्रधानमंत्री होता है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, भारत की संसदीय व्यवस्था में सबसे पहले ध्यान रखेंगे, संसदीय व्यवस्था यहाँ पे राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान होता है जबकि वास्तविक मुखिया प्रधानमंत्री होता है। हालांकि भारत की सभी कार्यकारी शक्तियां राष्ट्रपति के नाम से ही चलती हैं। अगला पॉइंट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74 यह प्रावधान करता है कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक मंत्रिपरिषद होगी जो कि राष्ट्रपति को कार्य संपन्न कराने में परामर्श देगी और इसके परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य होगा। क्या होगा, बाध्य होगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा ज्योग्राफी से उठा गया, सौरमंडल से। क्वेश्चन है, सौरमंडल के किन किन ग्रहों को भीतरी ग्रह यानी कि इनर प्लैनेट्स कहा जाता है। तो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल इनर प्लैनेट्स हैं यानी कि भीतरी ग्रह हैं, आंतरिक ग्रह हैं। और बाहरी ग्रह में दोस्तों हमारे आते हैं बृहस्पति, शनि, यूरेनस और न्यूट्रॉन, जिन्हें हम लोग आउटर प्लैनेट्स की श्रेणी में रखते हैं। ध्यान देंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन फिर करंट से आ चुका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से हमारे कवर होने वाले हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन रखा गया है, 33वां व्यास सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। बिल्कुल अपडेटेड है। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पुष्पा भारती को। किन्हें सम्मानित किया गया है, पुष्पा भारती को। अब देखेंगे दोस्तों करंट के मोस्ट क्वेश्चन जो कि दोस्तों पुरस्कार और सम्मान से पूरा टॉपिक उठा लिया गया है। एक तरफ दिया गया है महत्वपूर्ण पुरस्कार एवं सम्मान। देखिएगा दोस्तों, पहला क्या है, बुकर पुरस्कार 2023। ये किसने जीता है दोस्तों, तो पॉल लिंच ने जीता है। किसने जीता है, पॉल लिंच ने जीता है। अगला है मिस यूनिवर्स 2023। ये खिताब किसने जीता, तो शेनिस प्लासियोस ने जीता है। नेक्स्ट है नोबेल शांति पुरस्कार 2023। ये नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। किन्हें, नरगिस मोहम्मदी को। रिवीजन जरूर करेंगे, एग्जाम के समय में PDF लाया गया दोस्तों, बिल्कुल आप लोगों के लिए यूजफुल है। नेक्स्ट है सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023। इससे किसे सम्मानित किया गया है, माइकल डगलस को। अगला है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2023 जो कि क्लाडिया गोल्डिन को दिया गया है। किन्हें, क्लाडिया गोल्डिन को। अगला पॉइंट क्या है दोस्तों हमारा, दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 जिसे वहीदा रहमान को सम्मानित किया गया है। अगला है 2023 में प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक पुरस्कार जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। नेक्स्ट, साहित्य में नोबेल पुरस्कार 2023 की बात की जाए तो जान फांसी को दिया गया है। अगला है 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। इससे दामोदर मौजू को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो कि जॉर्जी गोस्पुदिनोव को दिया गया है। सरस्वती सम्मान 2022 शिवशंकरी को दिया गया है। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय सांख्यिकी पुरस्कार 2023 जो कि कल्याणपुरी राधाकृष्ण राव को दिया गया है। अगला है वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जो कि आलिया मीर को दिया गया है। 2023 में विश्व शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया, तो नरगिस
मोमांद हसनजई को किया गया है। और लास्ट पॉइंट है नॉर्मन ई बोरलॉग पुरस्कार 2023, जिससे दोस्तों डॉक्टर स्वाति नायक को सम्मानित किया गया है। ध्यान रखेंगे, सारे सिलेक्टेड है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल अपडेटेड है। आगे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन भी दोस्तों हमारा सौर मंडल से ही है। क्वेश्चन रखा गया है क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाए जाते हैं? करेक्ट आंसर होगा मंगल और बृहस्पति के बीच में। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, पूरे हम लोग यहाँ पे एनालाइज के साथ चल रहे हैं, पूरी तरह से डिटेल कर रहे हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हमारा क्षुद्र ग्रह छोटे आकार के ग्रह हैं जो हमारे सौरमंडल के आंतरिक हिस्सों में पाए जाते हैं। इसका हम लोग दोस्तों अभी पहले क्वेश्चन में सॉल्व कर चुके हैं। यह सूर्य के चक्कर लगाते हुए पाए जाते हैं, यह मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा। अगला पॉइंट हमारा इनका आकार सामान्य ग्रहों के मुकाबले बहुतायत छोटा है। ये ग्रहों के परिभाषा को ठीक तरह से उचित साबित नहीं करते, जिसके कारण इन्हें क्षुद्र ग्रह का नाम दिया गया है। कई मिलियन क्षुद्र ग्रह सौरमंडल में विराजमान है। इनका आकार कई मीलों तक या फिर कुछ फीट तक हो सकता है। एनसीईआरटी से कॉन्सेप्ट उठाया गया है। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहाँ से आ रहा है, ध्यान देंगे आप लोग। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, ये क्वेश्चन उठाते हैं और इस टॉपिक को पूरी तरह से कंप्लीट कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या रखा गया? भूतापीय ऊर्जा के किस स्रोत के अंतर्गत आता है? तो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है क्या भूतापीय ऊर्जा। अब चलिए दोस्तों ये क्वेश्चन लाया क्यों गया है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट के जरिए हम लोग दोस्तों साबित करेंगे। ध्यान देंगे, सबसे पहले दिया गया ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत। ध्यान दीजिएगा, इसमें कॉन्सेप्ट है दोस्तों ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करके उनका पुनर्चक्रण किया जा सकता है, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, यानी नवीकरणीय स्रोत में आते हैं। इनमें कौन कौन से आते हैं दोस्तों? अर्थात इन्हें ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, जैसे कि पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, बायोमास और ज्वारीय ऊर्जा। ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है ऊर्जा के परंपरागत स्रोत, यानी जो परंपरागत तरह से दोस्तों काम में चले आए हैं। ध्यान देंगे इनमें कौन कौन से आते हैं? तो ऐसे स्रोत जिनका एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा क्षतिपूर्ति नहीं की जा सकती, ऊर्जा के परंपरागत स्रोत कहलाते हैं, या इन्हें अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत भी कहा जाता है, क्योंकि इनका नवीकरण नहीं किया जा सकता। जैसे कि कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया। कोयला जल गया तो जल गया, पेट्रोल जल गया तो जल गया, डीजल जल गया तो जल गया, प्राकृतिक गैस जल गया तो जल गया, काष्ठ ईंधन जल गया तो जल गया। जल विद्युत भी ऐसा ही है। ध्यान रखेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करेंगे। जल विद्युत जो है हमारे परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आता है, ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहाँ से रखा गया है दोस्तों, ध्यान देंगे आप लोग। क्वेश्चन है बाजरा की खेती किस फसल ऋतु के दौरान की जाती है? मोस्ट क्वेश्चन रखा गया है, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तो बाजरा की खेती किस फसल ऋतु के दौरान की जाती है? खरीफ के दौरान। किसके दौरान? खरीफ के दौरान। अब चलिए इस पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे, ध्यान देंगे आप लोग। दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, भारत में 3 मुख्य फसल ऋतु होती है, रबी, खरीफ और जायद। अब चलिए क्रम से एक एक देखते हैं। रबी फसलों का समय अक्टूबर नवंबर में शीत ऋतु के साथ आरंभ होकर मार्च अप्रैल में समाप्त होती है। इसमें मुख्य फसलें आती हैं दोस्तों कौन कौन से? गेहूं हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, जौ हो गया, तुरई होगा। ध्यान रखेंगे, कैसे भी क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। उसके बाद है खरीफ की फसल का आरंभ मुख्यतः जून में मानसून के आरंभ से लेकर सितंबर तक जारी रहता है। खरीफ की मुख्य फसलें हैं चावल हो गया, कपास हो गया, बाजरा हो गया, मक्की हो गया, ज्वार हो गया, मूंगफली होगा। बार बार मूंगफली पूछा जाता है, ये दोस्तों खरीफ फसलों के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है दोस्तों जायद, एक छोटी अवधि की ग्रीष्मकालीन फसल ऋतु है। यह रबी के फसल के काटे जाने के पश्चात आरंभ होती है। इसमें आने वाली मुख्य फसलें हैं तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, खीरा, ककड़ी, हरी सब्जियां, ये सारी दोस्तों फसलें आती हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा। जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों आप लोग यहाँ पे अपने आंसर कर लेंगे। सारे सिलेक्टेड है दोस्तों, अगर थोड़ा सा इसमें से याद रहा तो क्वेश्चन आपके सही होंगे ही होंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या लगा हुआ है, ध्यान देंगे आप लोग। नरोरा परमाणु संयंत्र भारत के किस राज्य में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। ये क्वेश्चन और आंसर था। अब महत्वपूर्ण जो दोस्तों परमाणु परियोजना यानी संयंत्र हैं उनको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा, भारत के महत्वपूर्ण परमाणु संयंत्र। अब जैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए, अगर यहाँ पे आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहते हैं तो क्वेश्चन गलत नहीं होंगे एग्जाम में। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले तारापुर और जैतापुर दोनों एक साथ ध्यान देंगे, जो कि महाराष्ट्र का है। रावत भाटा परमाणु संयंत्र राजस्थान में स्थित है। कलपक्कम तमिलनाडु में स्थित है। नरोरा उत्तर प्रदेश में स्थित है। कैगा कर्नाटक में स्थित है। काकरापार गुजरात में है और कुडनकुलम तमिलनाडु में है। ये इतने पॉइंट से आप लोग पूरी तरह से क्लियर रहेंगे। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
दोस्तों ये थे इतने ही क्वेश्चंस इस वीडियो में जिनको हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व करने के प्रयास किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने प्रयास किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े वह चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दी जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।